हाय, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको एक काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग फिल्म का रिकैप देने जा रही हूँ, जिसका टाइटल है हिडन फिगर्स। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। फिल्म की शुरुआत यंग कैथरीन के साथ होती है, जो जंगल में घूम घूम कर नंबर गिन रही होती है। ठीक आगे हम देखते हैं कि वो अपने स्कूल के हॉलवे में इंतज़ार कर रही है और कुछ जियोमेट्रिक शेप्स को एक्सप्लेन कर रही है, जबकि प्रिंसिपल उसके माता पिता से बात कर रहा है। वो कैथरीन के माता पिता को बताता है कि वो एक जीनियस है और एक स्कूल है जो उसे फुल स्कॉलरशिप दे सकता है। अपनी बात को साबित करने के लिए एक टीचर ने कैथरीन को ब्लैक बोर्ड पर एक डिफिकल्ट इक्वेशन सॉल्व करने का चैलेंज दिया। कैथरीन इक्वेशन को सक्सेसफुली सॉल्व करती है और यह भी बताती है कि उसने यह कैसे किया। द रूम इज स्पीचलेस। सालों बाद 1961 में कैथरीन पूरी तरह से बड़ी हो गई है। उसे और उसके दोस्तों को उनकी कार से कुछ परेशानी हो रही है, जो सड़क के बीच में खराब हो गई है। डोरोथी प्रॉब्लम को ठीक करने की कोशिश कर रही है और कैथरीन और मैरी को इंजन शुरू करने की कोशिश करने के लिए कहती है। कुछ ही देर में एक पुलिस की गाड़ी आती है और तीनों महिलाओं ने एक दूसरे को केयरफुल रहने की वार्निंग दी। उन्होंने मैरी को अपना मुंह बंद रखने और पुलिस को परेशान न करने की वार्निंग दी। पुलिस ऑफिसर अपनी कार से नीचे उतरता है और उनके प्रति बुरा एटीट्यूड रखता है, क्योंकि वे ब्लैक हैं। जब वो उनकी आईडी की जांच करता है तो उसे पता चलता है कि वे नासा के लिए काम करते हैं और इससे वो फ्रेंडली हो जाता है। वो उन्हें उनके वर्क प्लेस तक छोड़कर आता है। नासा हेडक्वार्टर्स में चीजें काफी इंटेंस हैं, क्योंकि रशियंस ने आउटर स्पेस में एक सैटेलाइट लॉन्च किया है। नासा का एडमिनिस्ट्रेटर सभी को बताता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट इमीडिएट फीडबैक की मांग करते हैं। इसके अलावा उन्हें डर है कि रशियंस जल्द ही अपने स्पेसक्राफ्ट को बमों से लैस करेंगे और कौन जानता है कि आगे क्या होगा। वो हैरिसन को इसके बारे में कुछ जल्दी से करने के लिए कहता है। हैरिसन अपने असिस्टेंट से बात करता है और एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में है जो एनालिटिक जियोमेट्री को संभाल सके। वे उसे बताते हैं कि उनके पास फिलहाल कोई नहीं है और वे इस पोजीशन के लिए सूटेबल किसी को खोजने के लिए एक नई वैकेंसी निकालते हैं। डोरोथी कलर्ड फीमेल वर्कर्स के एक ग्रुप के साथ आज के असाइनमेंट्स शेयर करती है। वो मैरी को बताती है कि उसे मिस्टर ज़ेलेंस्की ने पर्सनली रिक्वेस्ट किया है। मिसेस मिशेल कमरे में चलती हैं और डोरोथी से पूछती हैं कि क्या उसके पास कोई है जो एनालिटिकल जियोमेट्री को संभाल सकता है, और डोरोथी उसे बताती है कि कैथरीन इज द पर्सन जिसे वह ढूंढ रही है। वो अपने सामने रखे किसी भी नंबर को हैंडल कर सकती है। डोरोथी ने मिसेस मिशेल से सुपरवाइजर की पोजीशन के बारे में पूछा और मिशेल ने जवाब दिया कि इसे अनफॉर्मली रिजेक्ट कर दिया गया है। डोरोथी सोचती है कि वो सब काम करती है जो एक सुपरवाइजर करता है और यह पोजीशन इतने लंबे समय से खाली है। मिशेल उसे बताती है कि वो उसकी मदद करने के लिए कुछ नहीं कर सकती। मैरी ज़ेलेंस्की से मिलती है और वे एक साथ एक मशीन की टेस्टिंग को देखते हैं, जो स्पेसक्राफ्ट का एक हिस्सा है। टेस्टिंग में प्रॉब्लम आती है और मशीन खराब हो जाती है। ज़ेलेंस्की मैरी से पूछता है क्या हुआ और वो सब ठीक कर देती है। वो उससे कहता है कि उसके पास एक इंजीनियर का दिमाग है और उसे टेस्टिंग प्रोग्राम में शामिल होना चाहिए और कंप्यूटर डिपार्टमेंट में काम करने के बजाय एक इंजीनियर बनना चाहिए। मैरी का कहना है कि वो एक ब्लैक वुमन है और एक इम्पॉसिबल चीज नहीं करने वाली। ज़ेलेंस्की ने उससे पूछा कि अगर वो एक वाइट मेल होती तो क्या वो इंजीनियर बनना चाहेगी। मैरी हाँ में जवाब देती है। मिसेस मिशेल कैथरीन को हैरिसन की टीम के साथ काम करने के लिए ले जाती हैं। वो उसे वार्निंग देती है कि वो उस डिपार्टमेंट में काम करने वाली पहली कलर्ड वुमन है, इसलिए बेहतर होगा कि वो उसे प्राउड फील कराएं। कैथरीन अंदर आती है और हर कोई उसे ऐसे देखता है जैसे वो कोई स्ट्रेंजर हो। जब हैरिसन खुद अंदर आता है और उससे मिलता है तो वो सेक्रेटरी से कहता है कि उसे कुछ काम दे और पॉल की मैथ्स कैलकुलेशन भी देखें। कैथरीन बैठ जाती है और पॉल उसको अपना काम देता है। उसमें ईगो है और उसे बताता है कि उसकी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। अपना काम शुरू करने से पहले कैथरीन लेडीज रूम जाना चाहती है और सेक्रेटरी से पूछती है कि वो कहाँ है। सेक्रेटरी उसे बताती है कि उसे नहीं पता कि उसका टॉयलेट कहाँ है। वो ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि कैथरीन ब्लैक है और कलर्ड लोगों के पास दूसरों के कंपैरिजन में एक अलग टॉयलेट है। कैथरीन कलर्ड लोगों के लिए स्पेशल टॉयलेट की ओर दौड़ती है और फिर वापस अपने ऑफिस चली आती है, जहां और काम उसका इंतजार कर रहा है। बाद में वो कॉफी मशीन का यूज करने के लिए उठती है और हर कोई उसे अजीब तरह से देखता है, जैसे उसे इसका यूज करने का राइट नहीं है। दिन के अंत में कैथरीन और हैरिसन को छोड़कर सभी लोग चले गए।
कैथरीन उसे अपनी कैलकुलेशन देने के लिए उसके ऑफिस में चली जाती है। हैरिसन इसे डस्टबिन में फेंकने के लिए कहता है। उसका कहना है कि उसका मतलब उसके काम को डिसरिस्पेक्ट करना नहीं है, लेकिन वे नंबर ऑब्सोलीट हैं। यहाँ चीजें काफी तेजी से काम करती है। वो उसे यह भी बताता है कि उसे ऐसे लोगों की जरूरत है जिनके पास विजन हो और जो नंबर के आगे देख सके। वो उससे पूछता है कि क्या उसके पास वो विजन है और कैथरीन हाँ में जवाब देती है। कैथरीन घर लौटती है और उसे अपनी माँ को उसकी नई पोजीशन के बारे में बताने का मौका मिलता है। उसकी माँ उससे पूछती है कि क्या यह प्रमोशन जैसा कुछ है और कैथरीन हाँ में जवाब देती है। हमें यह भी देखने को मिलता है कि कैथरीन की 3 छोटी बेटियां हैं। अगले दिन चर्च में पादरी लोगों से बात करता है। वो कुछ कलर्ड लोगों की तारीफ करते हैं और फिर कहता है कि उनकी कम्युनिटी की कुछ ब्लैक महिलाएं हैं जो मेल्स को स्पेस में भेजने के लिए नासा में काम कर रही हैं। पादरी कर्नल जिम का भी परिचय देता है। जब लोग चर्च से बाहर जाते हैं तो मैरी अपने पति से बात करती है और वो उसका बहुत सपोर्ट नहीं करता है। वो उसे बताता है कि वो एक ब्लैक वुमन है और उसके एक इंजीनियर बनने की पॉसिबिलिटीज काफ़ी कम हैं। बाद में कैथरीन के दोस्तों ने उसे कर्नल जिम के साथ फिक्स किया। उनकी बातचीत राइट फुट से शुरू होती है, लेकिन जल्द ही चीज़ें दूसरी ओर चली जाती है और कैथरीन उससे दूर चली जाती है। नासा में अगले दिन हैरिसन 3 अमेरिकी नौसेना पायलट के अराइवल को अकोमोडेट करता है। कैथरीन कुछ डिफिकल्ट इक्वेशंस को हल करती है और पॉल से ज़्यादा स्मार्ट साबित होती है। हैरिसन ने इसे नोटिस किया और सभी को कैथरीन को ज़रूरत की हर चीज़ का एक्सेस देने के लिए कहा जिसकी उसे ज़रूरत हो। डोरोथी को पता चलता है कि नासा एक सुपर मशीन बना रहा है जो जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके मिलियन ऑफ कैलकुलेशंस को परफॉर्म करेगी और उसे डर है कि वो काम से बाहर हो जाएगी और इवेंचुअली उसे निकाल दिया जाएगा। अंत में मिशेल मैरी से कहती है कि वो इंजीनियर के टेस्टिंग प्रोग्राम के लिए अप्लाई नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास रिक्वायर्ड एकेडमिक एजुकेशन नहीं है। जिम और कैथरीन फिर से एक हाउस पार्टी में मिलते हैं और जिम दूसरे दिन के लिए माफी मांगता है। रेडियो मूड खराब कर देता है जब स्पीकर ने घोषणा की कि यूरी गगारिन आउटर स्पेस में जाने वाले पहले व्यक्ति हैं और वो रशियन हैं। यह अनाउंसमेंट हैरिस को बहुत क्रोधित करती है और वो सोचता है कि रशियंस ने उन्हें हराया क्योंकि उन्होंने नासा से ज्यादा मेहनत की थी। वो सभी को बताता है कि वे ओवरटाइम काम करने जा रहे हैं। इस बीच डोरोथी ने अपने कोवर्कर्स से कहा कि यह नई कैलकुलेशन मशीन IBM उन्हें काम से निकाल देगी। अगर उन्हें मौका मिलता है तो उन्हें सीखना होगा कि इसे कैसे प्रोग्राम किया जाए। अगले दिन हैरिस ने नोटिस किया कि कैथरीन अपने डेस्क से लंबे समय तक गायब है और जब वो वापस आती है तो उसे इस बारे में कन्फ्रंट करना पड़ता है। कैथरीन उस पर चिल्लाती है कि उसे कलर्ड लोगों के लिए बाथरूम जाने के लिए आधा मील चलना पड़ता है। हैरिस जल्दी से एक्ट करता है और कलर्ड पीपल रेस्टरूम साइन को तोड़ देता है। उनका कहना है कि नासा में हर कोई एक ही रंग में पेशाब करता है। हर कोई विश्वली किसी भी टॉयलेट का यूज कर सकता है। नासा के लिए अपना पहला अंतरिक्ष यान लॉन्च करने का समय आ गया है और वे इसमें सक्सेसफुल होते हैं। हैरिस ने अपने ग्रुप को कुछ आराम करने के लिए कहा और वे कल काम पर वापस आ जाए। जिम कैथरीन के घर जाता है और वे एक दूसरे के करीब आ गए हैं। वे अपना पहला किस शेयर करते हैं। मैरी ने सक्सेसफुली एक जज के साथ सुनवाई की रिक्वेस्ट की और वो उसे बताती है कि वो एक सर्टेन हाई स्कूल को अटेंड करना चाहती है क्योंकि उसे डिग्री चाहिए जिससे कि उसे इंजीनियरिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम में भाग लेने दिया जाएगा। जज का कहना है कि वो जिस हाई स्कूल में जाना चाहती है वो एक ऑल वाइट हाई स्कूल है और कानून वहाँ कलर्ड लोगों को एक्सेप्टेंस नहीं देता है। मैरी ने अपनी रिसर्च की है और हर चीज़ के पहली बार होने की इम्पोर्टेंस को समझाया। वो कहती है कि वो अपनी स्किन का रंग नहीं बदल सकती, लेकिन वो ऑल वाइट हाई स्कूल से डिग्री हासिल करने वाली पहली ब्लैक वुमन बनना पसंद करेगी। जज का कहना है कि वो उसे रात की क्लास में भाग लेने की परमिशन देगा। हैरिस अगला कदम उठाना चाहता है और एक आदमी को आउटर स्पेस में प्लैनेट अर्थ के चारों ओर ऑर्बिट में भेजना चाहता है। कैथरीन कैलकुलेशन करती है और एक रिपोर्ट लिखती है। वो पॉल को देती है लेकिन पॉल उसे बताता है कि डेटा बदल गया है और उसे शुरुआत से ही करना है। कैथरीन उसे बताती है कि उसे ब्रीफिंग में भाग लेने की ज़रूरत है ताकि वो डेटा के साथ अपडेटेड रह सके। पॉल उसे बताता है कि उसे परमिशन नहीं है, उसके पास इसके लिए क्लियरेंस नहीं है। हैरिसन पूछता है कि क्या गड़बड़ है और कैथरीन उसे बताती है कि अगर नंबर हर समय बदलते रहते हैं और वे उसे अपडेट नहीं करते हैं तो वो अपना काम नहीं कर सकती। वो ब्रीफिंग में भाग लेने के लिए कहती है।
पॉल एक बार फिर कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन कैथरीन हैरिसन से कहती है कि वो यहाँ नियम बनाता है क्योंकि वो मालिक है, उसे बस एक बॉस की तरह एक्ट करना शुरू करना है। हैरिस उसे ब्रीफिंग में ले जाता है। हर कोई हैरिसन से पूछता है कि क्या वे पायलट जॉन ग्लेन को सुरक्षित घर वापस ला पाएंगे। हैरिसन कैथरीन को उन्हें नंबर्स दिखाने के लिए कहता है और वो बोर्ड पर अपनी कैलकुलेशन लिखती है। हर कोई इम्प्रेस्ड है। इस बीच IBM मशीन में अधिक मैनपावर की ज़रूरत है और मिशेल वहां डोरोथी को फिर से रीअसाइन करना चाहती है। डोरोथी कहती है कि वो तब तक नहीं जाएगी जब तक कि वो सभी लड़कियों को अपने साथ नहीं ले जाती। मशीन को ऑपरेटेड और मैनेज्ड रखने के लिए बहुत सारे हाथों की नीड होगी। अंत में उसे और सभी लड़कियों को IBM मशीन फिर से रीअसाइन कर दी जाती है। इस बीच मैरी अपनी नाइट क्लासेस शुरू करने वाली है और उसका पति अब बहुत सपोर्टिव है। कैथरीन घर लौटती है और उसका वहाँ एक ब्यूटीफुल डिनर इंतजार कर रहा होता है। उसकी बेटियां, उसकी माँ और जिम टेबल के चारों ओर बैठते हैं और जिम उसे अपनी माँ की अंगूठी के साथ प्रपोज करता है। अगले दिन कैथरीन ने हैरिसन के साथ बात की और वो उसे बताता है कि उन्हें अब उसकी सर्विसेज की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि अब से सभी कैलकुलेशंस IBM मशीन पर ऑपरेट की जाएगी। कैथरीन कंप्यूटर डिपार्टमेंट में लौट आती है और वो बाद में जिम से शादी करती है। जहां तक डोरोथी का सवाल है, उसे प्रमोशन मिलती है और वो सुपरवाइजर बन जाती है। जब नासा के लिए ग्लेन को अर्थ के ऑर्बिट में लॉन्च करने का समय आता है तो हैरिस को पता चलता है कि IBM की आज की कैलकुलेशन कल की कैलकुलेशन के साथ मेल नहीं खा रही है। वो पॉल के साथ जांच करता है और यह एक प्रॉब्लम साबित होती है। हैरिसन लोगों में से एक को कैथरीन को लाने के लिए भेजता है ताकि वो कैलकुलेशन कर सके। कैथरीन वही करती है जो उसे करना चाहिए और एग्जैक्ट नंबर्स के साथ हैरिसन के पास जाती है। हैरिसन लॉन्च होने के लिए ग्रीन सिग्नल देता है और वे ग्लेन को आउटर स्पेस में भेजते हैं। ग्लेन अपने शिप के साथ अर्थ ऑर्बिटिंग करना शुरू कर देता है जब अचानक हीट शील्ड गर्म होने लगती है। नासा को हीट शील्ड के बारे में एक वार्निंग सिग्नल मिलता है और वे यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या गलत है। ग्लेन का कैप्सूल सचमुच जल रहा है और नासा उसके साथ कम्युनिकेशन खो देता है, लेकिन जल्द ही कम्युनिकेशन वापस आ गया है और ग्लेन ठीक है। वो सेफली वापस अर्थ पर आता है। हैरिसन कैथरीन के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या वे नेक्स्ट अब चांद पर जा सकते हैं और कैथरीन उसे बताती है कि वे पहले से ही वहां हैं। फिल्म 3 मुख्य कैरेक्टर्स के जीवन को प्रेजेंट करके एंड होती है। कैथरीन अब हैरिसन के ग्रुप में परमानेंटली काम करती है और उसका पॉल के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप है। डोरोथी IBM सेक्शन में सुपरवाइजर है और मैरी ने अपनी डिग्री और ग्रेजुएशन कर ली है। तो कैसी लगी आपको आज की ये काफ़ी इंस्पायरिंग कहानी? क्या ये एक रियल स्टोरी है? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।